अक्षत के जाने के बाद अब अंबर की मदद करने वाला कोई नहीं था। उसे यह लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। आज पहली बार अंबर के चेहरे पर डर और गांव वालों के चेहरे पर एक अलग ही भरोसा नजर आ रहा था। उन्हें पूरा यकीन था कि अंबर अनहोनी को होने से रोक लेगी। लेकिन आखिरी कुछ मिनटों में भी जब अंबर अपनी जगह से नहीं हिली तो सब परेशान हो उठे। लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उमड़ने लगे थे। अंबर वहां से हट जाओ, गायत्री ने कहा। जैसे ही वो झूमर अंबर पर गिरने वाला था कि तभी अचानक पार्थ ने अंबर को अपनी बाहों में समेट लिया और झूमर की तरफ देखने लगा। पार्थ ने गिरते हुए झूमर को देखते ही अपनी शक्ति को उजागर करना शुरू कर दिया। अचानक उसके चारों ओर हवा की एक लहर सी उठी। वो लहर इतनी मजबूत थी कि झूमर के गिरने की रफ्तार धीमी पड़ गई। पार्थ ने अपना एक हाथ ऊपर उठाया और झूमर को गिरने से रोक लिया। उसके बाद उसने झूमर को एक तरफ फेंक दिया। पार्थ का शारीरिक बल देखकर सब दंग रह गए। अंबर डरी सहमी सी पार्थ की बाहों में थी और पार्थ उसकी गहरी काली आंखों में डूबता चला जा रहा था। पार्थ को लग रहा था कि अंबर शादी की वजह से थोड़ी घबराई हुई है, पर गांव के लोग पार्थ की तरह नहीं सोचते थे। लोगों ने तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दिया था। अंबर ने झूमर को अपनी उंगली के इशारे से क्यों नहीं रोका? अरे भाई, अंबर ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? अंबर के पास शक्तियां हैं तभी तो पार्थ रघुवंशी उससे शादी कर रहा है। लोगों को आपस में फुसफुसाता देख गायत्री और मायूस हो गई। वो जानती थी कि अब सच ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहेगा। तो वही माया इस वक्त खुशी से फूली नहीं समा रही थी। यही तो वो चाहती थी। तभी माया ने एक बार फिर आग की लपटों में घी डालने का काम किया। कहीं अंबर ने अपनी शक्तियों को लेकर झूठ तो नहीं कहा? अंबर के पास सच में शक्तियां है भी या नहीं? इसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? माया बोली। जैसे ही लोगों ने यह बात सुनी तो उन्हें अंबर और उसकी शक्तियों पर शक होने लगा। कहीं ये अंबर धोखे से राजघराने की बहू तो नहीं बनना चाहती? एक आदमी ने झट से बोला। मुझे तो नहीं लगता इसके पास जादुई शक्तियां है। अगर ऐसा है तो ये उस झूमर को हिलाकर दिखाए। दूसरा आदमी बोला। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। अगर इसके पास शक्तियां नहीं हुई तो पार्थ के साथ इसकी शादी करवाने का कोई फायदा नहीं है। एक औरत ने कहा। सब लोग शांत हो जाओ। अंबर अभी छोटी है, वो घबरा गई होगी। अचानक वहां सफेद कुर्ता पहने, हाथों में छड़ी पकड़े और चेहरे पर गुरूर लिए पृथ्वीराज रघुवंशी आगे बढ़ते हुए बोले। उसकी आवाज में एक अलग ही रुतबा था। पार्थ के पिता पृथ्वीराज की आवाज को सुनकर सभी गांव वाले शांत हो गए। अंबर, घबराओ मत। तुम एक बार फिर इन्हें अपनी शक्तियों से झूमर को हिलाकर दिखा दो, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, पृथ्वीराज ने कहा। अंबर की नाकामी को देखते हुए पृथ्वीराज के मन में भी अनचाहे शक और सवाल पनपने लगे थे, जैसे उसके भरोसे की दीवारों में दरारें आने लगी हो। भला वो एक आम सी लड़की के साथ अपने बेटे की शादी कैसे करवा सकता था? देखते ही देखते अंबर की परीक्षा लेने का वक्त आ गया। अंबर लाल जोड़े में सजी महल के मंडप के बीचों बीच खड़ी थी। अंबर को आज से पहले इतना बेबस और लाचार कभी महसूस नहीं हुआ था। अंबर, इन्हें दिखा दो कि मेरी बहन क्या कर सकती है, आहान ने झट से कहा। उसे अपनी बहन पर पूरा भरोसा था, पर वो भी गांव वालों की तरह सच से अनजान था। अपने भाई की आंखों में भरोसा और चमक देखकर अंबर ने शर्म से अपनी नजरें झुका ली और बोली, मैं अपनी शक्तियां खो चुकी हूं। ये कहते हुए अंबर की आवाज में दर्द और निराशा का गहरा साया था, जैसे उसकी आत्मा से जीवन की आखिरी किरण भी छीन ली गई हो। ये सुनते ही सब हैरान रह गए। पार्थ तो अंबर को देखता ही रह गया। बेचारे आहान के पैरों तले तो मानो जमीन ही खिसक चुकी थी। अंबर की बात सुनकर उसका दिल टूट गया। वो आए दिन अपने नन्हे नन्हे कदमों से गांव वालों को अपनी बहन की बहादुरी और शक्तियों के किस्से सुनाया करता था। आज उसका गुरूर चूर चूर हो गया। गायत्री की आंखों में इस वक्त आंसू थे। सब बिखर चुका था। उसके सपने, अंबर की किस्मत, अंबर का भविष्य। अब अंबर के भविष्य के साथ साथ पूरे गांव का भविष्य भी खतरे में था। देखते ही देखते पूर्णिमा की रात भी ढल गई। जिस दिन का लोगों को बेसब्री से इंतजार था, वो दिन आकर चला भी गया। तभी पार्थ ने कहा, तुमने अपनी शक्तियां कैसे खो दी? क्या हुआ तुम्हारे साथ? अंबर पार्थ की होने वाली जीवन साथी थी। वो जानना चाहता था कि आखिर अंबर की शक्तियां कहाँ गई। बोलो अंबर, किसने तुम्हारी शक्तियां छीनी? पृथ्वीराज ने भी पूछा। अंबर ने जैसे ही ये शब्द सुने तो उसकी नजरें सीधा भीड़ में खड़ी माया पर पड़ी।
पर अंबर चुप रही। अगर उसने माया का सच सबको बता दिया तो माया को ताउम्र के लिए काल कोठरी में कैद कर दिया जाएगा। भले ही माया के इरादे बुरे थे, पर वो आगे चलकर गांव के बहुत काम आ सकती थी। लेकिन इससे भी बड़ी एक और वजह थी जिस वजह से अंबर ने अपना मुंह नहीं खोला। माया अक्षत की बेटी थी। गायत्री ने ही अंबर को सच बताने से रोका था, क्योंकि अक्षत ने अपनी जान देकर उसकी बेटी की जान बचाई थी। इस एहसान का बोझ अंबर के दिल पर भारी था, और यही वजह थी कि वो ये सच अपने होठों पर नहीं ला सकी। अंबर माया जैसी नहीं बनना चाहती थी। बार बार लगातार पूछने पर जब अंबर ने कोई जवाब नहीं दिया तो पृथ्वीराज ने गुस्से से कहा, गायत्री, तुम धोखे से अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवाना चाहती थी। शायद तुम गांव पर मंडरा रहे खतरे को भूल गई हो। अगर तुम्हारे पति ने इस गांव को बचाने के लिए अपनी जान ना दी होती तो मैं तुम सबको काल कोठरी में कैद करवा देता। अच्छा यही होगा कि तुम अपने बच्चों के साथ ये गांव छोड़कर यहां से दूर चली जाओ और दोबारा कभी मुड़कर यहां मत आना। गांव वाले भी पृथ्वीराज की बात से सहमत थे। हाँ हाँ, निकल जाओ हमारे गांव से, चली जाओ अपने बच्चों को लेकर। अब तुम और तुम्हारी बेटी की यहां कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसे धोखेबाज हमारे गांव में रहने के लायक ही नहीं है। लोग उन्हें तरह तरह के ताने दे रहे थे। अंबर भी अब और अपने परिवार की बेइज्जती नहीं सह सकती थी। वो अपनी माँ और छोटे भाई के साथ अपनी बचपन की यादों को पीछे छोड़कर वहां से कुछ दूरी पर बसे गांव बिरलोका जाने की तैयारी करने लगी। शादी के जोड़े में सजी अंबर का हर सपना टूट गया था, और अब वो अपने भाई और माँ को लेकर महल की दीवारों को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर चुकी थी। जैसे उसने गांव की सीमा को पार किया तो अचानक एक भयंकर आंधी उठी और आसमान में काले बादल घिरा। चारों ओर बिजली की गड़गड़ाहट और हवा में अजीब सी गंध फैलने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति अपना कहर बरसाने को तैयार हो। अंबर के जाते ही खिमसर गांव में एक अजीब सी उदासी छा गई। पूर्णिमा की रात अंबर और पार्थ की शादी नहीं हो पाई। अब गांव पर भारी संकट का साया मंडराने लगा था। गांव की रक्षा करने वाला सुरक्षा कवच भी धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा था। काली शक्तियां और भी ताकतवर होती जा रही थी, और अंधेरा धीरे धीरे गांव पर हावी होने लगा था। आज इतने सालों बाद फिर अनहोनी ने उनके दरवाजों पर दस्तक दी। अचानक सुरक्षा कवच टूट गया। नीला आसमान सुर्ख लाल पड़ गया। सब समझ गए कि गांव पर एक बड़ा संकट आने वाला है। अचानक एक शक्तिशाली बल ने गांव पर हमला कर दिया। पेड़ उखड़ने लगे, घरों की छतें उड़ने लगी और धरती कांप उठी। एक जादुई धमाके के साथ आसमान में अजीब और खतरनाक जीव दिखाई देने लगे। ये जीव काले साए की तरह दिखते थे। उनके पंख बड़े और भयानक थे, और उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। आसमान में उड़ते हुए ये जीव अपने पंखों से अंधेरा फैलाते हुए गांव की ओर बढ़ने लगे। हर कोई दहशत में था, और उनके दिलों में एक ही सवाल था, क्या वो लोग बच पाएंगे? गांव के चारों ओर मची तबाही और अंधेरे के बीच खिमसर के लोगों ने अपनी रक्षा के लिए जादुई शक्तियों का सहारा लिया। पार्थ, उसके पिता और तिलस्मी विद्यालय में पढ़ने वाले सभी बच्चों के साथ एक जगह इकट्ठा हो गया। तभी पार्थ ने सरपादरी नाम के जीव को काले मनके से बाहर बुला लिया। उस जीव ने अपने विशाल पंखों और अपनी रोशनी से काले सायों को तहस नहस करना शुरू कर दिया। शाबाश! पार्थ चिल्लाया। तभी पृथ्वीराज ने भी अपनी शक्ति से एक चमकीला बघेरा बुलाया, जो अपने चमकीले और जादुई चकाचौंध से काले साए को अंधा कर रहा था। ठीक उसी तरह माया भी छुपकर खतरे का सामना कर रही थी। इस दौरान बहुत से गांव वाले मारे भी गए। घंटों की लड़ाई के बाद उन लोगों ने गिने चुने काले सायों को नष्ट कर दिया था। लेकिन लड़ाई के बाद भी पृथ्वीराज ने गांव वालों को समझाते हुए कहा, यह सिर्फ एक शुरुआत थी। आने वाले दिनों में इससे भी बड़ा खतरा हमारा इंतजार कर रहा है। हमें हमेशा तैयार रहना होगा। गांव में फिर शांति छा गई थी, लेकिन गांव वाले जानते थे कि यह शांति ज्यादा वक्त तक नहीं टिक पाएगी। काले बादलों के पीछे एक बड़ा तूफान छिपा हुआ था। तभी एक बूढ़े आदमी ने आगे आके कहा, हमने आज एक बड़ी लड़ाई जीती है। आने वाला वक्त और भी भयानक और खून खराबे से भरा हो सकता है। अब गांव वालों को अपनी रक्षा खुद करनी थी। उनका रक्षक उन्हें छोड़कर जा चुका था। वक्त तेजी से गुजर रहा था। अंबर अब बिरलोका गांव में रहने लगी थी। बिरलोका एक खूबसूरत और रहस्यमयी गांव था, जो पहाड़ों के बीचों बीच बसा हुआ था।
इस गांव को गहरी घाटियों, हरी भरी वादियों और क्रिस्टल जैसे साफ पानी की नदियों ने घेरा हुआ था। यहां आने से पहले अंबर ने खुद से एक वादा किया था। वो अपनी खोई हुई शक्तियां वापस पाकर रहेगी और माया से अपने परिवार की बेइज्जती का बदला जरूर लेगी। बीते कुछ दिनों में अंबर के साथ बहुत कुछ घट चुका था। वो एक आम इंसान की तरह अपनी जिंदगी बिताने के लिए एक ऐसे गांव में आकर रहने लगी थी जहां किसी के पास कोई जादुई शक्तियां नहीं थी। सब अपनी मेहनत और लगन से काम करते थे। अंबर नहीं जानती थी कि उसके जाने के बाद गांव वालों के साथ क्या हो रहा था। वो अपने गांव को बहुत पीछे छोड़ आई थी, पर सब कुछ पीछे छोड़ने के बावजूद भी एक सपना बार बार अंबर को सताता था। आज भी वो अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही थी। उसके माथे पर पसीना था और वो नींद में बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, नहीं नहीं, ऐसा मत करो। अंबर सपने में काली पहाड़ी की चोटी पर खड़ी थी और उसके सामने खड़ी थी माया। माया ने जादुई शक्तियों से अंबर को धक्का दे दिया। अंबर चीख पड़ी, उसकी आवाज हवाओं में कहीं खो सी गई। वो पहाड़ी से गिरती जा रही थी, तभी किसी ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। अंबर ने महसूस किया कि वो किसी की मजबूत पकड़ में है। जब उसने आंखें खोली तो वो अपने बिस्तर पर लेटी थी। सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ रही थी। जैसे ही उसकी आंखें खुली, उसने महसूस किया कि पिछले 6 साल कितनी जल्दी बीत गए। अंबर ने अपने चारों तरफ देखा तो उसका कमरा बदल गया था। पिछले 6 सालों से सिर्फ एक चीज नहीं बदली थी और वो था ये सपना, जो अंबर को लगातार परेशान कर रहा था। ऐसा लगता था मानो ये कल ही की बात हो। और सबसे ज्यादा अटपटी बात तो ये थी कि हर बार सपने में उसे बचाने के लिए अक्षत नहीं बल्कि पार्थ आता था। हर बार माया उसे मारने के लिए कोई ना कोई नई साजिश रचती, पर पार्थ अंबर को बचा लेता था। आखिर अंबर को ऐसे सपने क्यों आ रहे थे? अब वो नादान अंबर 21 साल की समझदार और जिम्मेदार अंबर में बदल गई थी। वो गांव में रहने वाले लोगों को परेशान नहीं बल्कि उनकी मदद करती थी। बिना शक्तियों के भी उसका दिमाग आम लोगों से ज्यादा तेज काम करता था। अंबर अभी नींद से जागी थी कि तभी किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। क्या हुआ? लगता है आज फिर तुमने वही सपना देखा। मैं तो आए दिन तुम्हारे मुंह से पार्थ का नाम सुनती रहती हूँ। कहीं तुम्हें पार्थ से प्यार तो नहीं? गुलाबी रंग के कपड़े पहने एक खुशमिजाज सी लड़की अंबर के कमरे में आ गई। कुसुम, तुम यहाँ? अंबर बोली, मैं तुम्हें यहाँ एक खुशखबरी देने आई हूँ। तुम पार्थ को इतना याद करती हो तो मैंने सोचा ये खबर सबसे पहले तुम्हें सुना दूं। कुसुम ने मुस्कुराते हुए कहा। कुसुम अंबर की सहेली थी। वो अंबर के साथ बचपन में जो हुआ उसके बारे में जानती थी। कुसुम की बातें सुनकर अंबर ने अपने माथे से पसीना साफ किया और मन ही मन कुछ सोचने लगी। अब तक उसे लगता था कि वो सपने में माया का नाम पुकारती है, पर ऐसा नहीं था। तभी कुसुम अंबर के नजदीक आकर बैठ गई और बोली, तुम कहाँ खो गई? बोलो कुसुम, क्या बात है? अंबर ने कहा, मैंने सुना है खिमसर का राजकुमार पार्थ रघुवंशी हमारे गांव दौरे के लिए आ रहा है, पर फिलहाल ये सिर्फ उड़ती हुई खबर है। कुसुम बोली, पार्थ हमारे गांव में क्यों आ रहा है? अंबर धीमी आवाज में बोली। अंबर ने 15 साल की उम्र में पार्थ को देखा था। न जाने अब पार्थ कैसा दिखता होगा, पर अंबर जानना चाहती थी कि कहीं पार्थ यहाँ आत्मा शक्ति फल के लिए तो नहीं आ रहा था। पार्थ को बाद में देखेंगे, ये खबर गलत भी तो हो सकती है। अभी तो मुझे बहुत से काम पूरे करने हैं, चलो चलते हैं। इतना कहकर अंबर कुसुम के साथ घर से बाहर चली आई। बीते 6 सालों से अंबर सबसे छिपकर आत्मा शक्ति फल के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही थी। आत्मा शक्ति एक जादुई फल था जो जीवन वृक्ष पर उगता है। ये चमकदार और सुनहरा होता है। ये पेड़ मेघ पर्वत पर कहीं मौजूद था। अंबर हर दिन छुपके से कुसुम के साथ घर से बाहर जाती और कोई ना कोई बहाना बनाकर मेघ पर्वत की ओर चली जाती थी। मेघ पर्वत को शैतानी शक्तियों और दानवों का गढ़ कहा जाता था। वहां ऐसे ऐसे खौफनाक जानवर मौजूद थे जो चुटकियों में इंसानों की जान ले सकते थे। यह पर्वत 4 हिस्सों में बटा हुआ था, जिसका एक हिस्सा अग्नि, दूसरा वायु, तीसरा बर्फ और चौथा पानी को दर्शाता था। अंबर आज फिर मेघ पर्वत से कुछ दूरी पर खोजबीन करने के बाद पथरीले रास्ते से घर वापस जा रही थी। दिन ढलने लगा था। मुझे अंधेरा होने से पहले घर पहुंचना होगा, वरना। इतना कहते हुए अंबर ने अपने कदमों की रफ्तार को तेज किया और आगे बढ़ने लगी। चलते हुए अंबर को अपने कदमों के साथ साथ वहां और बहुत से लोगों के कदमों की आवाजें आ रही थी।
पर असल में वहां कोई नहीं था। ये सब उसका वहम था। ये मेघ पर्वत लोगों को अपने माया जाल में फंसाने के लिए भी मशहूर था। अक्सर यहाँ आए लोग वादियों में हमेशा हमेशा के लिए खो जाते थे। ना तो उनका मृत शरीर कभी मिल पाया और ना ही उनके साथ क्या हुआ ये रहस्य कोई जान पाया। लेकिन तभी एक बड़ा सा बारहसिंगा आकर उसके सामने खड़ा हो गया। उसकी लाल आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। उसके सींग बर्फ की तरह सफेद और धारदार थे। जैसे ही उसने अपने सींगों को जमीन पर रगड़ा तो वहां एक जादुई चिंगारी उठी। उसके पैरों की ठोकर से जमीन में दरारें पड़ गई और आसमान में बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई दी। अंबर ने देखा कि बारहसिंगा उसकी तरफ ही बढ़ रहा है। अब अंबर क्या करेगी? बिना शक्तियों के वो बारहसिंगा का सामना कैसे करेगी? क्या अंबर सही सलामत घर पहुंच पाएगी? स्टोरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो।